हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं VM मिशन वैल्यूज ऑब्जेक्टिव VMVO। ठीक है, अभी तक जितनी भी बात करी ना सारी की सारी, अभी तक जितनी बात करी वो क्या थी, सारी प्रोडक्ट के बारे में थी। फिर प्रोडक्ट से जब बाहर आए तो वैल्यू परसेप्शन के बारे में थी, फिर वैल्यू एडिशन के बारे में थी, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, प्रोडक्ट कैसे हमको दिखता है, महसूस होता है, खाने में कैसा लगता है, मतलब उसका परसीव नहीं, उसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट और सर्विस और प्रोसेस से ऊपर जाकर के किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी के बारे में। अब कंपनीज का एक, हर कंपनी की वेबसाइट पे देखोगे ना तो एक उसके अंदर एक विजन स्टेटमेंट लिखा होता है, कंपनी क्या करना चाहती है, फिर एक उसके अंदर मिशन स्टेटमेंट लिखा होता है, फिर कंपनीज कहती है हमारी ये वैल्यूज है, या फिर उसने उसके ऑब्जेक्टिव्स बताती है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, बिकॉज इट विल गाइड यू, किसको, प्रोडक्ट को नहीं, पूरी कंपनी को, कंपनी के हर प्रोडक्ट को, कंपनी की हर प्रोसेस को, एंड इट विल हेल्प यू अचीव योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसका, कंपनी का। तो एक कंपनी कैसे प्रोडक्ट बनाएगी या कैसी सर्विसेज क्रिएट करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन देयर ओन विजन। तो ऐसा नहीं होता कि कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट की वजह से जानी जाती है, एक टाइम तक जानी जाएगी, उसके बाद कंपनी की अपनी वैल्यूएशन की बात होती है। इफ दैट कंपनी इज एबल टू क्रिएट दैट परसेप्शन आपके दिमाग में, तो वो कंपनी चाहे नमक बनाए, चाहे कार बनाए, चाहे कंसल्टिंग सर्विस दे, आपको वो कंपनी याद हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो सिर्फ उसका एक प्रोडक्ट बिकता है। सो एज अ बिजनेसमैन आपको क्या फायदा है, कब फायदा है, जब आपकी कंपनी की सारी चीजें क्या हो, मार्केट में हो, ज्यादा बिके और लोग आपके बारे में अच्छा समझे। समझ आया? विजन क्या है, विजन स्टेटमेंट कंपनी का एक ऐसा लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट है जहां पर वो बोलती है हम ये अचीव करेंगे, बट फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाता। तो वो बोलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी कंपनी बन जाए, हम दुनिया में हर एक के साथ, हर लोगों, हर एक घर में पहुंचना चाहते हैं, हम लोगों की लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं, हम अर्थ पे रहने वाले सब लोगों की लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं। तो क्या ये अचीवेबल है? आंसर इज नो, बट इट इज समथिंग जिसकी तरफ डायरेक्शन है, जिसमें लिखता है कि आप क्या करने वाले हैं। विजन बड़ा स्टेटमेंट होता है, ब्रॉड स्टेटमेंट होता है, मिशन स्पेसिफिक होता है, छोटा होता है, मीडियम टर्म गोल्स होता है। तो क्या नहीं बदलता कंपनी का जल्दी, विजन नहीं बदलता, लेकिन मिशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। दोनों स्टेटमेंट्स ही हैं। अगर ऐसा होता है कि नहीं, आपको 20-30-40 साल के बाद लगता है कि नहीं अब कंपनी का विजन भी बदलने की जरूरत है, यू कैन चेंज इट, बट जल्दी नहीं बदलता। ऐसा नहीं होता हर 5 साल 6 साल में आपका विजन बदल जाएगा। तो विजन इज अ लॉन्ग टर्म ब्रॉड बेस्ड स्पेक्ट्रम। मिशन ऐसे छोटे 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 बदलते हुए आप क्या अचीव करते हो, ओवरऑल मिशन, ओवरऑल विजन अचीव करते हो। ठीक है, वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आपकी कंपनी के उस मिशन से अलाइन होते हैं। वैल्यूज लेकिन क्या अलाइन होते हैं आपके, आप किन चीजों को अच्छा मानते हो, जैसे ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, आपका दूसरा जैसे ब्लिंकिट है, तो ब्लिंकिट की वैल्यू सिस्टम अगर बोली जाए तो किस वैल्यू पे काम करता है, ब्लिंकिट किस चीज पे काम करता है, ऑलवेज ऑन टाइम। तो टाइम की बात है, आपको प्रोडक्ट कैसे पहुंचाता है, टाइम पे पहुंचाता है, बट कैसे प्रोडक्ट पहुंचाता है, मतलब क्या वो बहुत ज्यादा पैसे ले लेता है उससे, नहीं, अफोर्डेबल। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यूज है जिसकी बेसिस पर वो अपना काम, जैसे व्हाट्सएप ने एक ऐड दिया कि हम कभी भी आपको चार्ज नहीं करेंगे, है ना। तो व्हाट्सएप कभी भी आपको चार्ज नहीं करेगा फॉर देयर सर्विस। सो व्हाट्सएप इज अ फ्री सर्विस, करेक्ट, दे विल नॉट चार्ज यू। तो हमारे वैल्यू सिस्टम अगर हम पूछे व्हाट्सएप का क्या है, सो नॉट चार्जिंग कस्टमर्स, मतलब फ्री सर्विस। और वो फ्री होती है नहीं होती, वो रेवेन्यू मॉडल में समझेंगे आप लोग। बट करेंटली अगर यहाँ देखा जाए तो विजन का मतलब लार्ज ब्रॉड बेस्ड एक आइडिया जिसके ऊपर कंपनी काम करती है, मिशन उस बड़े को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे हम लोग गोल बनाते हैं, वैल्यूज जिसकी बेसिस पर कंपनी जन्म लेती है, उसी के बेसिस पे काम करती है, कुछ भी ऐसा, और ऑब्जेक्टिव्स अगेन छोटे छोटे होते हैं, मिशन को या प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे दिखता है, तो विजन स्टेटमेंट क्या है, एक इंस्पिरेशनल स्टेटमेंट है ऑफ एन आइडियलिस्टिक इमोशनल फ्यूचर ऑफ अ कंपनी और अ ग्रुप। आइडियलिस्टिक मतलब व्हेन एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता। तो क्या कभी अचीव होगा, नहीं होगा।
कैसा होना चाहिए? कंसाइज, क्लियर, हैव अ टाइम होराइजन, मेक इट फ्यूचर ओरिएंटेड, स्टेबल, चैलेंजिंग, एब्स्ट्रैक्ट, इंस्पायरिंग। कोई भी विजन स्टेटमेंट है तो उसमें ये कुछ फैक्टर्स होने चाहिए। नहीं है तो विजन स्टेटमेंट बोला जाएगा कि कम अच्छा है, लोगों को गाइड नहीं कर रहा, लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहा। अगर नॉन इंस्पिरेशनल होगा तो एम्प्लॉइज हमेशा उसकी तरफ नहीं रहेंगे। जैसे ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, क्या बात कर रही हो डॉक्यूमेंट, कुछ बात नहीं, क्या पूछ रही है? चश्मा नहीं लगाया, दिख ही रहा, दिख रहा चश्मा का गया तुम्हारा, दादा बोलिए, किसी और से लगा लो, आगे बैठो, आगे आ जाओ, बताओ क्या मतलब है सेंटेंस का? तुम्हारा चश्मा का, तुम्हारा चश्मा का आती नहीं है ना? मेरे को चश्मा लगा नहीं है, लगा नहीं है ना? तो बातें क्यों कर रही हो? जो नाम मुझे याद है वो तो बड़ी दिक्कत है, समझे उसका? क्या है सेकंड इसका मतलब? क्या मतलब है? कौन बताएगा? So वो डिस्क्राइब करता है what we feel and what we hear and what we say as we had reached our vision now. वो तो कभी विजन होगा नहीं, विजन तो कभी रीच होगा नहीं, तो फिर हियर फील आएगा ना? like on process. लिखा जाता है प्रेजेंट होगा फ्यूचर में, लेकिन उसको प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है इस सेंस में कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज हम फील करना चाहते हैं। विल नहीं तो ना पड़ा बीच में, चश्मा लगा So लंबा क्यों नहीं दिख रहा तुम्हारा आगे ना? मैं छोटी हूँ ना वो चलो अभी दिख रहा है, बैटरी दिख रहा है। चलो तो ये विजन के आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? बहुत ऐसा कुछ नहीं कि इसमें जो आपके एग्जाम में आ जाएगा, बट हो सकता है एक छोटी कंपनी का मैं एग्जाम्पल दूं और बोलूं कि विजन स्टेटमेंट इसके आसपास डिजाइन करो, ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? तो हर एक का स्टेटमेंट पढ़ो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसा बताया पीछे कंसाइज होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, थोड़ा आपको क्या करे, मोटिवेट करे, कंपनी के एम्प्लॉइज को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, ऐसा कुछ है इनमें? अगर है तो ठीक है, ऐसी बात लिखी होगी जो अचीव नहीं हो सकती, बट इट विल गिव यू सम डायरेक्शन। तो अगर आप ग्लोबल कंपनी बनना चाहते हो, प्रोसेस अच्छी करना चाहते हो, तो समवेयर और द अदर इट विल हेल्प यू, गाइड यू। अगर कंपनी इधर उधर डायरेक्शन में जा रही है तो ऑलवेज ब्रिंग यू बैक ऑन ट्रैक, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है एज अ गाइड? और दूसरा ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक प्लान, क्या किसी एक प्रोडक्ट के बारे में है ये? कंपनी के बारे में। लास्ट क्या है? विजन स्टेटमेंट हेल्प्स यू प्लान। ये कंसेप्ट बेस्ड आपके विजन स्टेटमेंट। कंसेप्चुअल कैसे बताओ? आपको नाम पढ़ के पता लगेगा कि ये कंपनी करती क्या है। To be company that inspires and fulfills your curiosity. To be the most creative organization in the world. कभी बन सकता है ऐसा कुछ भी? Most वर्ड यूज हो रहा है, एकदम एडजेक्टिव सुपरलेटिव वर्ड यूज हो रहा है, दुनिया में के लिए ऐसे करेगी, कभी अचीव नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको ये बता रहा है कि अच्छा कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड है,
फिर अगर इसमें हम आपको बता दें उसका फुल फॉर्म तो आपको पता लग जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्री होगी, न्यूज होगा या कुछ और होगा। समझ आया? उधर डिज्नी वाला क्या है, टू मेक पीपल हैप्पी, तो एंटरटेनमेंट रिलेटेड है। आप कैसे एंटरटेनमेंट लेके जा रहे हो सकता है उसके विजन स्टेटमेंट में निकला, बट मेन जो आइडिया है वो है हैप्पीनेस क्रिएशन, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। ये कैसी चीज होगी, कैसा बता रही है? सर्च इंजन हो सकता है, सारी इंफॉर्मेशन एक बार में एक क्लिक पे आ जाए, है ना, जल्दी आ जाए। क्वालिटी बेस्ड, अब देखो बढ़ करके बताया था ये कस्टमर सेंट्रिक, ह्यूमन सेंटर्ड, है ना, तो कस्टमर सेंट्रिक है, ह्यूमन सेंटर्ड है। दूसरा क्या बोलता है, कस्टमर्स कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग। अमेज़न क्या बोलता है, A to Z सब हमारे यहाँ मिलता है। ये जो इसका ये सिंबल भी बनाया हुआ है, जो इसका लोगो है, वो भी यही बोलता है A to Z एवरीथिंग इज देयर, और फिर उसको स्माइल के हिसाब से बोलता है। ठीक, इसी तरीके से फोर्ड क्या बोलता है, हम क्या करेंगे लाइफ में आपकी, पीपल वर्किंग टुगेदर एज अ लीन ग्लोबल एंटरप्राइज टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर थ्रू ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी लीडरशिप। ऑटोमोटिव और मोबिलिटी लीडर से आपको पता लग गया कि किसी गाड़ी के बारे में हो रहा है, किसी इंजन के बारे में हो रहा है। और लीन जो है वो क्या है, फोर्ड जब पहली बार अपना काम करना शुरू किया था तो दे वर फेमस फॉर द असेंबली लाइन, मतलब जितने जल्दी वो गाड़ी बना सकते थे एक टाइम पर, उनकी वो जो असेंबली लाइन है वो दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है कि जितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से लोग काम करते हैं। अगर 6 सिग्मा का नाम सुना हो तो दे वर द फर्स्ट टू यूज इट ऑटोमोटिव। मिशन क्या होता है, विजन से थोड़ा छोटा लेकिन कैसा, शॉर्टकट, वो बहुत ब्रॉड है लेकिन उस ब्रॉड को अचीव करने के लिए स्मॉल स्टेप्स टू बी टेकन। तो मिशन कैसा होगा, थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा स्पेसिफिक होगा, टाइम फ्रेम में होगा, और आप उसकी लेते 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 उसकी तरफ बढ़ जाओगे। मिशन कितने कितने दिन में बदल सकते हैं, 3 साल, 5 साल, 1 साल, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने दिन उसको अचीव कर लिया, आप उसको बदल सकते हो। लेकिन क्या अलाइनमेंट अलग हो सकता है विजन से? आंसर इज नो। मिशन का अलाइनमेंट हमेशा किससे होगा, विजन से। ठीक है, और मिशन स्टेटमेंट इज कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस रीजन फॉर एक्जिस्टेंस। जो विजन स्टेटमेंट है वो रीजन नहीं है उसका, वो क्या है, वो क्या करना चाहता है, फ्यूचर है। लेकिन ये कैसी चीज है, हम वहां कैसे पहुंचेंगे और कौन से स्टेप्स लेंगे, हम आज क्या है, वो इसके प्रेजेंट के बारे में ज्यादा बात करेगा, हिस्ट्री के बारे में ज्यादा बात करेगा, हम कहाँ से आए हैं, अभी क्या कर रहे हैं। विजन इज अबाउट हम फ्यूचर में कहाँ पहुंचेंगे, हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो एक आपका ज्यादा प्रेजेंट में होगा, थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा के साथ, कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ तक आए हैं, और एक होगा वहां पहुंचे, तो ये विजन हो गया। दूसरा एक ड्रीम की बात करेगा, एक प्रोसेस की बात करेगा। तो विजन कैसा है, थोड़ा ड्रीम जैसा है, हमको वहां ऐसा करना है। मिशन कैसा होगा, प्रोसेस क्या होगी उसको करने की। तो अगर किसी कंपनी के पिछले 10 मिशन स्टेटमेंट पढ़ोगे, इट विल गिव यू अ क्लियर आइडिया कि कैसे कैसे कंपनी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रही है अपने आप को। A mission statement supports the vision and serve to communicate purpose and direction of the employees, customer, vendors and stakeholder. इसमें एम्प्लॉय और कस्टमर, एम्प्लॉय कहाँ होते हैं किसी कंपनी में, इंटरनल, कस्टमर कहाँ होते हैं, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दोनों तरफ चलता है। जब से प्रोडक्ट के बारे में ऐसा नहीं था, प्रोडक्ट केवल चल रहा था, मार्केटिंग टीम लेकर के आई, फाइनेंस टीम से कोई मतलब नहीं है उसका। यहाँ पर जब हम मिशन की, विजन की, कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज अगर उसकी वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं करेंगे, अलाइन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हर इंसान अपनी अपनी अलग नेतागिरी करेगा। तो अगर सब लोगों को एक सूत्र में बांधना है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड योर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन शुड अलाइन। इसीलिए यहाँ पर कैसे हैं, दोनों स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन कौन हुए आपके, एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, चेयरमैन, ये सारे आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल कौन कौन हुए, बैंक, वेंडर, कस्टमर, कोई भी बाहर के लोग, ऐसे कोई भी लोग जो कंपनी को बाहर से देखते हैं, इन्वेस्टर, बैंक जिसने लोन दिया, कोई और जो बाहर से देख रहा है उनको हमारा कॉम्पिटिटर, वो सारे लोग हमारे एक्सटर्नल हो गए। ये जितनी भी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन कंपनीज वेबसाइट। और अगर कंपनी की वेबसाइट पे, इसका क्या मतलब है, वो पब्लिक डोमेन में। पब्लिक डोमेन का क्या मतलब है,
दिस इज समथिंग विच आई एम शोइंग यू। क्या किसी कंपनी का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कहीं लिखा देखा है? नहीं। क्या किसी कंपनी का फॉर्मूला लिखा देखा है? नहीं। क्या उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लिखी देखी है? नहीं। लेकिन उसका क्या जरूर लिखा देखते हो? बजट, विजन, मिशन, ऑपरेशनल पॉलिसी, जेंडर बेस्ड वायलेंस में क्या करेंगे वो लोग, अपनी कंपनी में ग्रीवियंस हैंडलिंग कैसे करते हैं, अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को कैसे रखते हैं। किसी एम्प्लॉय की सैलरी बताते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब देयर आर सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हिच वी शो इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, लेकिन कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो हम अपने अंदर रखते हैं। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट एक डॉक्यूमेंट है, आप एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन करोगे यू विल गेट इट। एचआर पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है, एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन करोगे यू विल गेट इट। लेकिन क्या बाहर वालों को दिखाते हैं? नहीं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल है, फिर भी बाहर वाले को दिखाते हैं। क्यों? फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर बैंक्स, फॉर दोज हु आर लुकिंग एट मी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। समझ आया कुछ? मिशन स्टेटमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, उसका डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिवनेस और उसका एनवायरनमेंट जहां पर वो काम कर रहा है। प्रोसेस के बारे में ज्यादा बात होगी। पढ़ो जरा तीनों इसके मिशन स्टेटमेंट्स। अमेज़न का पढ़ो, नाइकी का पढ़ो, टेस्ला का पढ़ो। अमेज़न का जो विजन था वही मिशन में भी लिख दिया। एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट सेम है, हो सकते हैं, करा जा सकता है। ठीक है। नाइकी का देखो, ब्रिंगिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। लेकिन जो एथलीट नहीं है वो क्या करें? क्या उसको हम सर्व नहीं करेंगे? तो आप देखो, इफ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट। तो अब ये कैसे किया? चालाकी क्या है? तो एथलीट्स की डेफिनेशन बदल गई। अगर पढ़ने में देखोगे तो अगर हम नाइकी का पजामा पहन रहे तो ऐसा नहीं है कुछ कि हमको नाइकी का पजामा तभी पहनना है जब हम कोई एथलीट हो। हम अगर अपने आप को एथलीट समझ रहे हैं, अगर हमको लगता है कि हम एक एथलीट की जैसे हैं, हम फिट रहना जानते हैं, जरूरी नहीं हम 50 किलोमीटर की रोज मैराथन करें, बट इफ आई परसीव माई सेल्फ एज ए एथलीट और एज अ मतलब द डिसीज फ्री बॉडी, ऐसा कुछ, तो भी मैं नाइकी का कुछ पहन सकता हूं। सो कवरिंग दैट सेट ऑफ पीपल और दैट सेट ऑफ कस्टमर विच इज नॉट डायरेक्टली अंडर योर कंट्रोल, ये भी एक बिजनेस का पार्ट है। आपको लग नहीं रहा है बट ठीक है, चलेगा। टेस्ला टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। अब ना तो गाड़ी की बात कर रहा है ना किसी और चीज की बात कर रहा है। इसका मतलब उसका बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, वो कुछ भी चीज ला सकता है इसमें। वो सोलर सेल भी ला सकते हैं, विंड एनर्जी भी ला सकते हैं, कुछ भी ऐसा बना सकते हैं व्हिच इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल एनर्जी। लेकिन जब वो बोलता है वर्ल्ड्स ट्रांजिशन, इसका मतलब जो जो चीजों की जरूरत पड़ रही है टू ट्रांजिट फ्रॉम हायर एमिशन टू लोअर एमिशन, हर उस एरिया में हम काम करेंगे। लेकिन हर आइडिया बिजनेस नहीं है, हर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। So if I am a profit-making company, I will choose out of all those ideas, I will choose the best ones and I will choose which will give me money. तो अगर सस्टेनेबल एनर्जी में ट्रांजिशन की आप बात करोगे तो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है? गाड़ी का, ईवी सेल्स का, है ना, मोटर बाइक का। ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका आप बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो ठीक है, बहुत सारे आइडियाज हैं, हर आइडिया में हमें नहीं काम करना है, हम गाड़ी वाले फिलहाल काम करना है। बट क्या वो छोड़ सकता है कि नहीं हम नॉन इलेक्ट्रिक कार नहीं डीजल कार बनाने लगे? नहीं, वो कभी नहीं करेगा कि वो डीजल कार बनाएगा। ठीक। क्वालिटी ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट, परसुएसिव, एनकरेजिंग, स्ट्रेटेजिक, अचीवेबल, यूनिक, और ये सारे आपके विजन स्टेटमेंट में भी होता है। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। क्या किसी एक कंपनी का और दूसरी कंपनी का विजन और मिशन स्टेटमेंट सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इट इज लाइक अ फिंगरप्रिंट, अगर आपने सेम कर दिया तो दिक्कत है। ये है विजन और मिशन का डिफरेंस। कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे सुजुकी और टाटा है, तो दोनों का मतलब विजन अलग हो सकता है लेकिन मिशन तो सेम नहीं है। तो चलो दिखाओ। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, नहीं हो सकता, ये तो तुम कोई कॉपी में आ गए। ये विजन और मिशन जो है ज्यादा कॉपीराइट इशू में आता है। कॉपीराइट करना, आप उसको ट्रेडमार्क कर लेते हो, पेटेंट करा लेते हो अपनी प्रोसेस को, तो ये ऐसी चीज हो जाती है कि मतलब आप कॉपी नहीं कर सकते। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा 4 नंबर या 5 नंबर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन? वही सारे डिफरेंसेस हैं। विजन लॉन्ग टर्म है, मिशन शॉर्ट टर्म है, विजन ब्रॉड है, वो थोड़ा स्पेसिफिक है, एक
स्ट्रेटेजी है, एक प्रोसेस की बात करता है, दूसरा आइडिया की बात करता है, एक ड्रीम की बात करता है और एक प्रोजेक्ट की बात करता है। ठीक है, ये है आपके वैल्यूज। अगर मैं पूछूं ब्लिंकिट के इसमें से कौन कौन से वैल्यूज हैं? सारे ऑनेस्टी कैसे, पॉजिटिविटी कैसे, ऑनेस्टी और पॉजिटिविटी कैसे बता रहे हो? तो उसमें जो वेजिटेबल्स वाला सेक्शन है ना, जो उस पे तो एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स ऐसे डिलीवर करता है। उसकी टैगलाइन क्या है? ब्लिंकिट की टैगलाइन क्या है? जल्दी पहुंचा दो। वो क्या है इसमें से? डिपेंडेबिलिटी। अगर मैंने सोचा है कि हाँ मुझे जल्दी से कुछ चाहिए तो आ जाएगा, समझा? तो आपकी जो टैगलाइन है उससे ओरिएंटेड होगी आपकी वैल्यू, आपकी जो यूएसपी है उससे होगी। वैल्यू प्रोपोजिशन से इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वैल्यू प्रोपोजिशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो चीज है कि जो लोग सोचते हैं और ये वो चीज है जिस पे बिजनेस बनता है। इसका मतलब वैल्यू प्रोपोजिशन एक्सटर्नल जो सोच रहा है, और वैल्यू सिस्टम मेरी कंपनी का मेरा है, मैं डिसाइड करूंगा मुझे कैसी वैल्यू रखनी है। तो ये कंपनी की वैल्यू सिस्टम के बारे में होगा। और वैल्यू प्रोपोजिशन कैसा है? जैसा आपने सोचा फिर मैंने दिया। तो आज उसमें हम दोनों रहे हैं, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? कस्टमर। वैल्यू प्रोपोजिशन में डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? हु विल डिसाइड? कस्टमर। ये वैल्यू लेकिन कौन डिसाइड करता है? कंपनी। व्हाट कैन हैपन इज, मुझे समझ में आया एक बिजनेस आइडिया है, ठीक है, और बिजनेस आइडिया में एट द टाइम ऑफ स्टैंडिंग आई डिसाइडेड कि ठीक है पीपल वांट एन ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ऑनेस्ट कंपनी, और मैंने उसको ऑनेस्टी को यहाँ पर ले लिया। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन सम एलिमेंट्स ऑफ दैट वैल्यू प्रोपोजिशन जो लोग मुझ में देखना चाहते हैं, तो मैं लेके आ जाऊंगा। समझा? नहीं आया? किसको नहीं आया? टाटा अच्छी की रिलायंस, यही आंसर आएगा। ठीक, अब मुझे पता लग गया कि आपको मुझसे एक्सपेक्टेड क्या है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्वालिटी अच्छी होगी, अफोर्डेबल क्वालिटी। बस क्वालिटी की अगर बात हम कर रहे हैं तो इस क्वालिटी को अगर मुझे पता है कि सब लोग मेरे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, तो टाटा अपनी एक वैल्यू क्वालिटी बना सकती है? नहीं बदल सकती है। क्यों नहीं बदल सकती? जैसे मिशन स्टेटमेंट बदल जाता है, ये भी बदल सकता है। तो अगर टाटा को पता है कि जो क्वालिटी की वजह से ले रहे हैं तो क्वालिटी कम बदलेगा? नहीं, क्वालिटी बदलेगा नहीं, वैल्यू सिस्टम में, अपने वैल्यू सिस्टम में क्वालिटी ऐड कर देगा। ठीक है, तो मतलब मार्केट स्कैन में इफ आई फील कि ये क्वालिटी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट्स में, मेरी सर्विसेज में, व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड इट एज माय वैल्यू सिस्टम। बट जैसे ही आप इसमें क्वालिटी जोड़ोगे, अब ये क्वालिटी कहाँ होनी चाहिए? क्वालिटी ऑफ योर ऑफिस, क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ योर सर्विस, क्वालिटी ऑफ योर प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ पीपल, क्वालिटी जिस चेयर पे आप बैठे हो, हमारे ऑफिस में क्या सब देखना, हर चीज में फिर क्वालिटी आ गई। वो सिर्फ वैल्यू प्रोपोजिशन का पार्ट नहीं था। अगर मैंने बोला अफोर्डेबल, और अफोर्डेबल को मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो फिर ये अफोर्डेबल हर चीज में होगा। अगर मैंने बोला लो कॉस्ट एयरलाइंस की एक वैल्यू सिस्टम क्या होगी? लो कॉस्ट एयरलाइंस। एक तो अफोर्डेबल फ्लाइट हुई और दूसरा टाइम। तो अगर आपने अफोर्डेबिलिटी दी, टिकट सस्ती कर दी लेकिन फ्लाइट लेट कर दी, तो चलेगा नहीं। तो अफोर्डेबिलिटी आप दे रहे हो आपके वैल्यू में, लेकिन विदाउट डिले, ऑन टाइम फ्लाइट्स। तो ऑन टाइम फ्लाइट भी होना चाहिए। सिर्फ वो चीज जो उसने एक्सपेक्ट करी वो दे दिया, उससे नहीं होगा। दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। समझा? कम आएगा कोई बात नहीं। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है बता चुके हैं, ये बता चुके हैं। यू हैव टू फाइंड अ गुड फिट ऑफ योर प्रोडक्ट या सर्विस। लोगों के जो पेन्स हैं उनको सॉल्व करो, लोगों के जो गेन्स हैं उनको इंक्रीज करो एंड ट्राई टू मेक बिजनेस आउट ऑफ इट। और ऐसा बिजनेस विच इज स्केलेबल, रेप्लिकेबल, जिससे आपको ज्यादा पैसा है। जब वो पैसा देना बंद करो तो क्या करो? इनोवेट करो और नया प्रोडक्ट।
हाउ टू अराइव एट अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। अब वैल्यू प्रोपोजिशन में यूनिकनेस कहां से आएगा? व्हाट योर कस्टमर नीड एंड केयर अबाउट, व्हाट यू डू रियली वेल एंड व्हाट योर कंपटीशन डज। ये क्या है? मार्केट स्कैनिंग है, एक कस्टमर स्कैनिंग है, एक आपको पता लगाना है कि मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, माय रिसोर्सेस। एक पता लगाना है तुमको क्या चाहिए, और तीसरा क्या पता लगाना है कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। तीनों को जोड़ेंगे तो एक जगह छोटा सा बिजनेस का एक आइडिया निकलेगा। नहीं निकला इसका मतलब हम उस जगह नहीं पहुंच रहे जहां पर पीपल वांट चेंज। ठीक है, विजन वैल्यूज वो किसी भी चीज को रूट करते हैं, डिजाइन करते हैं। रेवेन्यू क्या है? टोटल सेल, प्रॉफिट नहीं, टोटल सेल्स, टोटल क्या? जो बेचने में जो पैसा आ जाता है वो सारा का सारा क्या है? किसी कंपनी के अगर रेवेन्यू को बढ़ाना है, रेवेन्यू को, तो क्या करना चाहिए? सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, या फिर प्रोडक्शन बढ़ा करके, सेल्स बढ़ा करके कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? प्राइस बढ़ा करके। तो अगर प्राइस बढ़ा सकते हैं किसी चीज का तो भी उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मार्जिन बढ़ाना हो, प्रॉफिट बढ़ाना हो, तब क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर कम करना है और रेवेन्यू, कॉस्ट कम करा, प्राइस बढ़ाया या उसका जो सेल्स है वो बढ़ाया, देन योर मार्जिन्स कैन बी मोर। रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? एक ऐसा फ्रेमवर्क which can help you increase your income, decrease your income, how you will get your income. If I ask you, Facebook पैसे कैसे कमाता है? थ्रू एड्स, हाँ, एड्स देकर। तो आप देखो क्या है कि यूजर कौन है? आप, ठीक है, और प्रोवाइडर कौन है सर्विस का? फेसबुक। लेकिन पैसे वो कहां से कमा रहा है? आपसे कमाता है? आप पैसे दे रहे हो क्या? नहीं। कौन दे रहा है? बिजनेस, जिसको अपना एड बेचना है, मतलब प्राइवेट कंपनी। तो रेवेन्यू मॉडल की खास बात क्या है? आपको दिखेगा नहीं पैसा कहां से कहां फ्लो कर रहा है। तो यूजर के पास हमेशा क्या प्रॉब्लम होती है? यूजर डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स दैट हु इज पेइंग फॉर इट। तो आपका या तो डेटा बिक रहा होगा, या तो एडवर्टीजमेंट हो रहा होगा, या आपकी डिवाइस बिक रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्ले स्टेशन ला कर दे दूँ 25,000 रुपए का, ठीक है, और वो प्ले स्टेशन आपने यूज किया, खर्चा वर्चा करना शुरू किया, इसके बाद उसमें क्या चीज बार बार बदली जाती है? उसका गेम्स का सीडी। ठीक है, तो मेरे रेवेन्यू मॉडल में मेरा जो रेगुलर रेवेन्यू आएगा वो एक बार प्ले स्टेशन बेच के नहीं आएगा। कब आएगा? इनिशियली अगर आप कोई गेम डाउनलोड करते हो तो पैसा वो लोग कहाँ से कमाता है? गेम डाउनलोड करने पर। गेम डाउनलोड कैसा है? फ्री। इसके बाद वो क्या करता है? उसके तुमको फंसाते हैं और लेवल पार करने के लिए तुमसे बोलते हैं ये खरीदो। ठीक है, क्या करा उसने? आधा डन। तो क्या रेवेन्यू सिस्टम कहाँ है? रेवेन्यू सिस्टम शुरुआत में है क्या? नहीं। रेवेन्यू सिस्टम तब आता है जब आपको बिहेवियरली यू वांट टू विन। तो आपकी विनेबिलिटी पहले कैसी रखेगा? विनेबिलिटी अच्छी रखेगा ना। अगर आप शुरू में ही हारने लगोगे तो क्या करोगे उस गेम का? हटा दो, छोड़ दोगे। तो इनिशियली वो क्या करता है? साल 2 साल आपको रेवेन्यू कैसा देता है? आपसे कुछ नहीं लेता। कैंडी क्रश शुरू में कुछ था नहीं था, सब कुछ फ्री था, मजा आती थी टुक 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 करने में। उसके बाद उसने क्या बोला? अब तुम्हें आदत पड़ गई है, ओके नाउ लेट मी गिव यू टफ। और जब टफ होता है 5-5 दिन एक लेवल नहीं निकलता तो 25 रुपए के 50 कॉइन दे देता है, और 25 रुपए जैसे खर्च करते तो लेवल पार। और बहुत सारे लोग फंस गए। कौन कौन जंगलियों में खेलता है? खेलता है नहीं? जंगलियों में खेलना नहीं आता। अच्छा, वो भी खेलना नहीं आता सर। ठीक। रेवेन्यू मॉडल में ध्यान रखना है कि हर बार जरूरी नहीं है जिसके लिए आप खरीद रहे हो वही पे करें। फॉर एग्जाम्पल बच्चों के छोटे कपड़े, सबसे महंगा अगर कोई कपड़ा बिकता है पूरे एपरल सेक्शन में तो बच्चों के कपड़े बिकते हैं। पहनने वाला कौन? पसंद करने वाला कौन? मम्मी। और पैसे देने वाला कौन? समझ में आया? इसका
है ना वो पसंद कर रहा है ना पे कर रहा है। जो पसंद कर रहा है वो ना यूज कर रहा है ना पे कर रहा है, और जो पे कर रहा है ना वो पसंद कर रहा है ना यूज कर रहा है। समझ आया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कभी कभी डिसीजन मेकिंग फॉर पेमेंट, इसका मतलब वो बोल रहा है सर, क्या बोला पापा? मम्मी का तुम्हें देगा तो पीछे बोलते बोल रहा था मैं तू वैसे तो आंसर देता नहीं, ये सब बातें कौन बोल रहा था? ये बोला सर, मैं कहाँ बोला वैसे नहीं रुक जाओ 2-4 साल रुक जाओ, सब वही चली जाएगी। ये तमन्ना है भी पूरी होगी तुम्हारी। चलो वापस आ जाओ। क्या करना है? रेवेन्यू मॉडल में रेवेन्यू मॉडल फ्रेमवर्क टॉक्स अबाउट हु इज गोइंग टू पे, हाउ मच दे आर गोइंग टू पे, इन व्हाट कैपेसिटी दे आर पेइंग, व्हाट इज द चैनल ऑफ पेमेंट, किस किस तरीके से क्या क्या होता है, ये सारी बातें करते हैं। एक इसका एग्जांपल दे सकते हैं। एग्रीकल्चर में एक्चुअली ये सब चीजें थोड़ा बहुत अलग तरीके की टिपिकल उसमें चलती है, ठीक है, इसलिए उसका एग्जांपल दे नहीं रहा हूँ। बिकॉज टू अंडरस्टैंड रेवेन्यू मॉडल इन एग्रीकल्चर सब कॉमन है। 3 तरीके की चीजें होती है एग्रीकल्चर में जो बिकती है। एक इनपुट बिकता है, एक आपकी सर्विस बिकती है, और तीसरा आपका आउटपुट परचेज होता है प्रोसेसिंग के टाइम में, क्या आप कुछ कर सकते हैं। तीनों में से 2 ही 3 तरीके हैं। पहला, सर्विस के लिए फार्मर कभी पे नहीं करता, तो कौन पे करता है? जो प्राइवेट कंपनी अपना माल बिकवाती है और जो ट्रेडिंग करवाती है, बस वही पे करती है। प्रोसेसिंग के टाइम में मशीन बिकती है, जिसको पे करता है बैंक। अगेन फार्मर पे कुछ नहीं पे करता है, या तो सरकार सब्सिडी देती है और बैंक लोन देती है, इसके अलावा फिर वो कुछ नहीं करता है। और जो तीसरा आता है आउटपुट परचेज, इसमें भी फार्मर बिल पे नहीं करता है। क्यों? कौन पे करता है? जो मेन सप्लायर होता है, खरीदने वाला होता है, अड़तिया होता है, वही पे करता है। क्यों? तीनों केसेस में किसान नहीं पे करना चाहता, क्योंकि किसान के पास कोई पैसा नहीं। वो शुरू से ही मान के चल रहा है कि मैं गरीब हूँ और मेरी सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं। इसीलिए जितने ऐप बनते हैं वो सारे के सारे ऐप कहाँ से पैसा कमाते हैं? सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, प्राइवेट कंपनी से, बैंक से, मशीनरी वाली कंपनी से। इन 4-5 के अलावा उसके पास पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो एग्री में जो रेवेन्यू मॉडल्स है वो बहुत बेसिक है। आप सीधे सीधे सामान बेचते हो, पैसा कमाते हो, कुछ और नहीं कर सकते। सर्विस बेच के एग्रीकल्चर में पैसा कमाना नामुमकिन जैसा है, बहुत मुश्किल। आपका सामान जाता है, बिकता है और आप पैसे कमाते हो। तो इसलिए रेवेन्यू मॉडल बहुत एग्जांपल्स नहीं है, दैट इज आई एम नॉट एग्रीकल्चर, बट ठीक है। जैसे ऐप है एग्रीकल्चर का, है ना, तो एग्रीकल्चर ऐप में पैसे कौन कमाएगा, कहाँ से कमाएगा, कौन देगा, पे कौन करेगा? ठीक है, गवर्नमेंट ही पे कर सकती है। प्राइवेट कंपनी जिसका माल बेचो तो वो पे कर सकता है। किसान से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो पे करे? आप किसान के लिए कॉल सेंटर बना दो, पे कौन करेगा? किसान पे करेगा? नहीं पे करेगा। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर कंपनीज आर वर्किंग ईदर इन इनपुट साइड और इन प्रोसेसिंग साइड और इन आउटपुट साइड। वो इसकी जो सर्विस ओरिएंटेशन वाली जगह है उस पर कोई काम नहीं करता, ठीक है। इसका एक अच्छा जो मॉडल है वो क्या है? भीम ऐप। भीम ऐप सुना? भारत सरकार ने सबसे पहले यूपीआई का भीम ऐप लेके आया था, ठीक है। और उसके बाद उस ऐप पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी थे, सबने डाउनलोड लेकिन किया। इनिशियली 10-20 करोड़ लोगों ने उसको डाउनलोड किया, देखा, यूज किया, बहुत खराबियां निकली। लेकिन आपको लगता है कि वो भीम ऐप कैसे यूज किया गया बाद में? तो भीम ऐप से जो डेटा आया, वेयर सरकार शोर कि भाई देखो कितने लोग हैं हमारे कस्टमर्स जो आपके यूपीआई को यूज कर सकते हैं। वो 20 करोड़ का डेटा दिखा करके गूगल पे स्टार्टेड, एयरटेल पे स्टार्टेड एंड अदर्स स्टार्टेड। पेटीएम वाज born at that point of time. So what they have done? Sarkar took data of 20 crore people who have downloaded and ready to transact through UPI. उसके बाद अभी कोई UPI यूज करता है? भीम ऐप यूज करता है? UPI सब यूज करते हैं, भीम ऐप कोई नहीं यूज करता। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टू
अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट टेक सर्टेन स्टेप्स फ्री ऑफ कॉस्ट कि हम एक मार्केट आपको क्रिएट करके देंगे। सरकार ने क्या किया, भीम ऐप यूज करके एक मार्केट बनाया और मार्केट बना करके किसको दिया, प्राइवेट प्लेयर्स को, और उसके बाद खुद क्या हो गई, गया। समझ आया कुछ? एयर इंडिया ने क्या किया, तो पहले एयर इंडिया किसी की थी, सरकार ने कहा हम ले लें, हम चलाते हैं, हमारे पास अपनी नहीं है, लेकर के उसको घाटे में कर दिया और उसके बाद वापस फिर उसको दे दिया। ठीक है, आज की डेट में अगर टर्मिनल 1, 2 और 3 देखोगे तो 1, 2 और 3 में कौन कौन सी एयरलाइंस चलती है? अब एक एक करके अगर आप बात करोगे, सिल्क एयर विच इज सिंगापुर एयरलाइन, टाटा का उसमें शेयर है। अगर आप बात करते हो एयर इंडिया, टाटा का है। अगर आप बात करते हो एयर इंडिया एक्सप्रेस, टाटा का है। वस्तारा, टाटा का है। अगर आप बात करते हो टाइगर एयरलाइंस, टाटा का है, बाहर एशिया में चलता है। ठीक है, एयर एशिया की बात करते हो, टाटा का है। तो अगर टर्मिनल 3 की बात करते हो, एक भी टर्मिनल पर एक भी बे ऐसी नहीं है जो टाटा के पास नहीं है। अगर कोई भी प्लेन आके वहां खड़ा भी होता है तो भी वो हर मिनट के हिसाब से पैसे पे करके जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल जो बचता है जहां पे टाटा नहीं है, वो है टर्मिनल नंबर 2 जो इंडिगो के पास है। अदरवाइज टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 दोनों पर सिर्फ और सिर्फ टाटा की आपको एयरलाइन दिखेगी या विदेशी एयरलाइन दिखेगी, इंडिया का कुछ नहीं। तो क्या इससे पता लगा, आप सस्ती एयरलाइन लेना चाहो तो भी टाटा है, महंगी लेना चाहो तो भी टाटा है, इंटरनेशनल लेना चाहो तो भी टाटा है। आप एक भी मत लेना चाहो, यू वांट टू ट्राई ओमान एयरवेज, किस टर्मिनल से जाओगे, टर्मिनल नंबर 3 जाओगे, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल। तो ओमान एयर भी खड़ा होकर के टाटा को पैसा पे कर रहा है बिकॉज वो टर्मिनल किसका है, आप समझ आया? ये भी एक मॉडल है। कौन पे कर रहा है, व्हाट इज पेड, इसका एग्जांपल ऐसे है। एक एग्जांपल तो बताया, हु पेज, मे बी somebody who is not using the product, he is paying। ठीक है, दूसरा किस चीज के लिए आप पे कर रहे हो। एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है, वहां पर आपको क्या मिल रहा है, मंचूरियन, और एक ढाबा है वहां मंचूरियन मिल रहा है, किसके पैसे ज्यादा हो गए, रूफटॉप के। एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है और एक बार है और दोनों में फिर मंचूरियन मिल रहा है, किसके ज्यादा पैसे दोगे? एक बार है नॉर्मल और एक बार है 5 स्टार में, अब किसके पैसे ज्यादा है? अब एक 5 स्टार इंडिया में और एक 5 स्टार दुबई में, आप किसके पैसे? इसका मतलब लोकेशन, प्रेफरेंस और आपकी सराउंडिंग आपकी किसी भी सेम चीज के जो प्राइसेस है उसको चेंज कर देती है। सो रेवेन्यू मॉडल डिपेंड्स कि समोसा खा कहाँ रहे हो। अगर टपरी में खा रहे हो तो 10 रुपए, 5 स्टार में खा रहे हो तो दूसरा, ब्लिंकिट पे मंगा रहे हो तीसरा, और किसी और जगह खा रहे हो तो आपका रेवेन्यू मॉडल इज नॉट अबाउट योर प्रोडक्ट व्हिच पीपल पे फॉर। रेवेन्यू मॉडल इज अबाउट प्लेस वेयर यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट। सेम समोसा एयरपोर्ट के बाहर खा लो 35 रुपए और एयरपोर्ट के अंदर खा लो 200-250। क्यों 200-250 में दिल्ली में है, गोवा जाओ इट इज 450। अब गोवा में क्यों 450 का, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी तो सेम है, क्योंकि गोवा में बहुत सारी विदेशी फ्लाइट्स आती है। तो अब गोवा में या किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाई समोसा इज प्राइस्ड एट 250, द सेम समोसा इज आउटसाइड एट 35 रुपीस। द रीजन इज इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय एयर, और अगर आप भूखे हो तो 100% इतना पैसा होगा कि तुम ये लेके जाओगे। बिकॉज मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मेरा वो वाला कॉस्ट जो दिख नहीं रहा है समोसा में, वो कॉस्ट कौन पे करेगा, वो आप ही पे करोगे। तो वो जो एक्स्ट्रा टैक्सेस है एयरपोर्ट रिलेटेड, वो जो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो जो फ्रेशनेस का एक कॉस्ट है, वो सारा कॉस्ट कौन पे करता है, कस्टमर पे करता है। तो इसका मतलब आपने समोसे के प्राइस पे किए क्या, नहीं, आपने लोकेशन के प्राइस पे किए। समझ में आया? तो हर बार प्रोडक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है। शिकंजी 10 रुपए बोतल वाली, कंचे वाली, ठीक है, और उसके बाद एक वो ट्रक भी लगा देता है, वो भी शिकंजी बेच रहा होता है, फूड ट्रक वाला वो भी बेच रहा है। और इसके बाद एक शिकंजी ऐसी भी होगी जो मोजितो करके पी लेते हो, मोहितो, वो मोहितो वाली भी पीते हो तो वो 100 रुपए से कम की नहीं, क्योंकि उसका नाम मोहितो है तो शिकंजी है ना। और अभी जैसे जैसे दिन पास आ रहे और महंगा होता जाएगा ये सब, क्योंकि पता है अकेले नहीं आओगे, किसी को दिखाने के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसे भी दोगे। ये जो मेंटालिटी है, ये जो चीज है जिसको ये सेलर पकड़ते हैं या ये जो मार्केटर पकड़ते हैं,
यही उसका रेवेन्यू मॉडल है। कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो सिर्फ होली और दिवाली में बिजनेस करती है, आप देखोगे। जैसे तनिष्क का शोरूम है, तनिष्क का शोरूम देख लो, रिलायंस ज्वेल देख लो, या कोई भी ऐसे आप देख लो, इन सब के यहाँ जितना चांदी आपका बिकता है दिवाली के आसपास, उतना चांदी पूरे साल नहीं बिकेगा। जितना सोना उस टाइम में बिकता है उतना सोना पूरे 8 साल भर नहीं बिकेगा। या तो जब शादियों वाला मौसम है तब बिकता है, या फिर ये होली दिवाली टाइप का जो आ जाता है फेस्टिवल से तब बिकता है। इसका मतलब रेवेन्यू मॉडल की खास बात क्या है कि पूरे साल में कैश इनफ्लो कुछ ही टाइम पर है, पूरे साल कैश इनफ्लो नहीं। तो अब अगर टाटा को लगता है कि यार ये तो ठीक है, तो साल में 2 ही महीने मेरा स्टाफ जो है वो बिजी है, बट सैलरी कब तक देनी है? 12 महीने की। तो कुछ नया सोचते हैं। तो नया क्या सोचा उन्होंने कहा एक 10,000 रुपए की स्कीम चलाओ। कैसे चलाओ कि आपकी बेटी बड़ी हो रही है, लड़का बड़ा हो रहा है, और आप क्या करते हो 10,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या स्कीम है? 10,000 रुपए मंथली मुझे दो, 11वीं की फ्री, और फिर जिस दिन सोना जिस भाव में होगा उस रेट पे आप वापस ले जाओ। ये क्या है? आपका काम क्या था? तनिष्क का काम क्या है? सोना ज्वेलरी बेचना, करेक्ट। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसका काम है? फाइनेंस का काम है। क्या वो कर सकता है बाय लाइसेंस? नहीं। कर सकता है बाय लॉ? कर सकता है? नहीं। तो फिर आपके पैसे को लेके करता क्या है? वो सोने के बॉन्ड खरीदता है, ठीक है, और सोने के बॉन्ड खरीद करके करता क्या है? आपको वापस बेचता है। तो उसने क्या किया? इंश्योर। उसका रेवेन्यू सिस्टम में 2 चीजें हैं, एक ज्वेलरी बेचना, दूसरा आपका ये पैसा लेकर के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, ठीक है। एक तीसरा जो तुम लोगों को नहीं पता है, एक हॉलमार्किंग का पैसा होता है। हॉलमार्किंग पता है? तो सोने में हॉलमार्क लगाया जाता है। सोने की हॉलमार्क लगाने के लिए देश भर में कुछ ही कंपनीज ऑथराइज है, उसमें से एक टाटा है। तो जब आप कोई ज्वेलरी खरीदते हो आपको पता भी नहीं चलता है, बट 20% ऑफ दैट ज्वेलरी गोज इनटू मेकिंग चार्जेस एंड हॉलमार्किंग चार्जेस। मतलब अगर 1 लाख रुपए का आप सोना खरीद के आते हो तो लगभग 20,000 रुपए गोज इनटू हॉलमार्किंग एंड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस। तो ज्वेलरी मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क चार्ज ऐसा है जो आपके उसमें अंदर पड़ा हुआ है। बट अगर मैं तनिष्क हूं तो मेरे रेवेन्यू स्ट्रीम कितने हो गए? सोना बेचना, हॉलमार्क बेचना, उसका ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस बेचना, और फिर आपका इन्वेस्टमेंट भी देना। समझ में आया? तो दिख नहीं रहा है आपको, बट उसके अंदर है, कहीं ना कहीं उसमें पड़ा हुआ है अंदर, आपको दिखेगा नहीं। आप बिल बनवाओगे तो सब लिख करके आएगा। अब टाटा और रिलायंस अभी भी टाटा, इसीलिए वो इतना सब बेच लेता है। फिर क्या है? व्हाट इट इज पेड फॉर हो गया, हाउ इट इज पेड फॉर। हाउ इट इज पेड फॉर का एक एग्जांपल था कल वाला कंट्री डिलाइट में भी आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर उनसे पैसा ले रहे हो, मे बी आप क्रेडिट पे ले रहे हो। क्रेडिट का एग्जांपल एग्रीकल्चर में फिट बैठ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपना एक नया प्रोडक्ट दिया पेस्टिसाइड, क्या उसका मार्केट बना हुआ है? आंसर इज नो। तो आपको मैं क्रेडिट पे दूंगा या आप मुझे पैसे दोगे उसको लेने के लिए? क्रेडिट। इसका मतलब any new product, any new entrant in market will come at a cost, and what cost it is? Time. तो कैसे आता है आपके पास? उसमें ज्यादा आपके कमीशन होगा। जो बेचने वाला है ना डिस्ट्रीब्यूटर, उसका कमीशन किसमें ज्यादा होगा? नए प्रोडक्ट में। वो आपको कैसे वो गारंटी देगा? इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू सेल दीज 100 bottles, आफ्टर 3 months I will again come back and take away these bottles. वो इसकी गारंटी भी देता है कि भैया ऐसा करो, सामान रख लो, अगर कुछ नहीं बिकेगा आई विल टेक इट बैक। क्या इसके बिना आप उसका सामान रखोगे अपने आप? नहीं रखोगे। इमेजिन अ सिचुएशन कि आपका उसमें कमीशन ज्यादा है और एक किसान आता है आपसे कुछ खरीदने के लिए, राइट? किसान आपके उसमें एमआरपी दिया हुआ है 400, सिमिलर बॉटल बाहर बाजार में बिक रहा है 250 रुपीज का, एंड नाउ यू हैव टू पे, बट यू हैव टू सेल, बट यू नो कि ये आदमी 3 महीने से पहले मेरे को पैसे नहीं देगा। व्हाट यू शुड डू? तो आप वो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना उस पर ऐड कर दोगे कि यार पैसे लाए नहीं हो क्या? कब नहीं, वो लाए नहीं हुई है तो है तो देखो 250 का, लेकिन कब दोगे? अगर अभी दे दो तो 250 ले लो, नहीं दे रहे हो अभी तो ऐसा करो, अच्छा 280 देना, कब दोगे? 3 महीने बाद। तो ये क्या किया? 30 रुपीज किस बात के बढ़ा के? इंटरेस्ट। तो अब ये जो आपका रेवेन्यू मॉडल है, दिस इज योर रेवेन्यू मॉडल, कि मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि भाई ये तुम ले जाओ, यूज
करो, अच्छा ना लगे तो मुझे पता है पीछे मैं वापस कर सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ 3 महीने से पहले तो मुझे पैसे दोगे भी नहीं. So what I am doing, I am giving you not in terms of cost, but in terms of time I am buying something. तो मुझे क्योंकि आज एज अ किसान I don't have money, I don't have cash, but after paying 30 rupees extra after 90 days, I am able to purchase this today. तो रेवेन्यू मॉडल में ये भी हो सकता है, ये भी दिखेगा नहीं. समझ आया कुछ? हाउ मच इज पेड, कितना पे कर रहे हो? अगर आपके पास कोई चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, यू ऑलवेज सेल इट ऑन डिस्काउंट. किसी चीज की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, यू ऑलवेज सेल इट ऑन दैट, मैं इस पे डिस्काउंट दे दूं. ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं आपके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, तो आप डिस्काउंट देते हो क्या? कोई भी फ्रेश अराइवल का भी डिस्काउंट होता है क्या? नहीं. सो जिसकी डिमांड ज्यादा है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन जिसकी डिमांड नहीं है उसमें डिस्काउंट पे डिस्काउंट आप देते रहते हैं. मान लेते हैं डिस्काउंट पे भी नहीं बिक रहा है और फ्रेश पे भी नहीं बिक रहा है, अब क्या करें? हमको अपना स्टोर खाली करना है. व्हाट आई शुड डू? ऑक्शन. ऑक्शन किसी भी तरह से नहीं बिक रहा, क्या करोगे? ऑक्शन. और ये अब ऑक्शन मतलब कहाँ बेचे? मीशो. समझा? ऑक्शन मतलब कहाँ बेचे हो? मीशो पे. क्यों? क्योंकि उसका सस्ता लोग ढूंढ रहे हैं, खरीद रहे हैं. अब अगर मेरे स्टोर में जगह नहीं है कपड़ा रखने की और मुझे इसकी जगह फ्रेश वाला लेके आना है बिकॉज उसका सेल ज्यादा बेटर है, तो मैं क्या करूंगा? इसको छोटे सिटी में भेज दूं. छोटा करते करते बहराइच पहुंच गया. अब बहराइच में भी नहीं बिक रहा, तो एक तो कपड़ा पुराना हो गया, बिक रहा नहीं है. अब क्या करें? अब इस पूरा लॉट का ऑप्शन कर दो. क्या सरोजनी में? हाँ बेचो, तभी तो ऑक्शन से बेचोगे ना. ऑक्शन कैसे होता है? ऑक्शन और सेल्स में डिफरेंस है. सेल्स में क्या होगा? आप पर पीस बात करते हो. अब ऑक्शन की क्या बात होती है? भाई ये देख लो सारा, ये सारा ले जाओ, बताओ कितने दोगे? ठीक है 1 लाख देंगे, ऐसे. तो ऑक्शन हो जाता है उन चीजों का, शूज का, जैकेट्स का, बेल्ट का, पर्स का, ये सब ऑक्शन में आता है. ये अगर पढ़ना है तो आप लोग देख सकते हो. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम इट, बट आउट ऑफ ऑल दिस इफ यू आर एबल टू शो मी समथिंग इन योर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट मी. ठीक है, ये आपके रेवेन्यू मॉडल जितना भी मैंने बताया वही सब है कि भाई अगर रेवेन्यू है तो एक वन टाइम हो सकता है, एक रिकरेंट हो सकता है. वन टाइम में क्या होगा? या तो सीधा सेल कर लो, रजिस्ट्री सर्विसेज की हो सकती है. रिकरेंट में क्या होता है? सब्सक्रिप्शन, एडवर्टीजमेंट, यूज में ट्रांजैक्शन और कमीशन. पढ़ लेना एक बार. मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको सबको यूज करो, बट इसमें से जो ठीक लगे मॉडल का वो अपने जो प्रेजेंटेशन बनाओगे उसमें कोशिश करो यूज कर लेगा. ये रेवेन्यू मॉडल है. सो रेवेन्यू मॉडल में चुप हो जा भाई. रेवेन्यू मॉडल में ये ऑनलाइन है. ऑनलाइन में क्या होगा? आपका कस्टमर के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा. कैसा होगा? नहीं होगा. तो कस्टमर रिलेशनशिप टफ है यहाँ पर. लेकिन जब रेवेन्यू मॉडल में हम लोग यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सेल है, जहाँ पर आप कस्टमर से हमेशा मिलते हो, बात करते हो. यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है? इजी है. तो इनोवेशन कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ पे इनोवेशन करना पड़ेगा डिलीवरी ऑनलाइन के लिए, और यहाँ पे इनोवेशन करना पड़ेगा कस्टमर रिलेशनशिप के लिए. बीच वाले स्टोर्स में सब कुछ है. फॉर एग्जाम्पल बीबा, बीच वाले में कैसे? आपका स्टोर भी है और आपका ऑनलाइन भी है. कंट्री डिलाइट लेकिन शॉप पे नहीं मिल रहा है. कहाँ आ रहा है? ऑनलाइन से घर पर. अब अगर आपको दूध वापस करना है, क्या तरीका? नहीं कर सकते. दूध फट गया, शिकायत करनी है, क्या करोगे? बात समझ में? वहां पर जहां पर ऑनलाइन ही है अकेला, वहां पर कस्टमर रिलेशनशिप इज ऑलवेज टफ. तो ये जो स्टार दे दो, इसकी सर्विस को ग्रेड कर दो, इसको रेटिंग दे दो, ये सब है. ये क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ योर कस्टमर रिलेशनशिप. और कस्टमर रिलेशनशिप कहाँ आता है? बिजनेस कैनवस मॉडल में आता है. सो इफ इन योर मार्केटिंग चैनल, जो पॉइंट नंबर 3 है, मार्केटिंग सेगमेंट के बाद नीचे मार्केटिंग चैनल आता है. तो अगर 3 नंबर पर मार्केटिंग चैनल में आप वर्चुअल यूज कर रहे हो, then you should have some strategy regarding your marketing, regarding your sales. How will you ensure कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आपका कैसा हो? अच्छा हो. क्योंकि 3 के बाद ऊपर 4 में क्या लिखा हुआ है? कस्टमर रिलेशनशिप लिखा है. ठीक है, तो समझा? अगर ये नहीं होगा तो आपका जो रेवेन्यू है वो नहीं आएगा, इफेक्ट होगा. ठीक है, रेवेन्यू मॉडल का चॉइसेस है ये, देख लो. इसमें से प्रीमियम के बारे में पता है? प्रीमियम क्या होता है? इनिशियली फ्री होता है,
इनिशियली फ्री है, उसके बाद पैसे लगा दिए, फ्री कर दिया, उसके बाद पैसे लगा दिए। ये बहुत चलता है। क्यों चलता है? नया किसी के पीछे फैलाना है। हमको पता है माय क्वालिटी इज गुड, पीपल आर रेडी टू पे फॉर इट। इफ आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, तो मैं क्या करूँगा, पहले फ्री दे दूँगा। उसके बाद क्योंकि आपकी लत लग गई, किसने किसने व्हाट्सएप खुद सुन करके डाउनलोड कर लिया था, आपके किसी दोस्त ने डाउनलोड किया, यूज किया, अच्छा लगा, फिर आपको ही बता रहा, आपने मजबूरी में किया, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग थ्रू व्हाट्सएप। ऐसा ही हुआ, व्हाट्सएप पे कभी ऐड नहीं आया। क्यों नहीं आया? जरूरत नहीं पड़ी। अब है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज नहीं। तो व्हाट्सएप का ऐड कभी नहीं आएगा, इसलिए कि इसको डाउनलोड करो। लेकिन कितने सारे ऐसे ऐप है जो हमेशा बोलते हैं हमको डाउनलोड करो, हमको डाउनलोड करो, हमको डाउनलोड करो। व्हाट्सएप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ये पॉइंट है ही नहीं कि हमको किसी को पुश करना है। उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या है, लोग हमें पुल करेंगे। मतलब अगर किसी 4 लोगों ने शुरू किया इसको यूज करना, तो इन 4 के जो दोस्त हैं वो भी 40 लोग अपने आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो फिर व्हाट्सएप पैसे कहां से कमाएगा? कैसे लोग? डेटा से। और डेटा व्हाट्सएप को किसने खरीदा अभी? मेटा। मेटा किस साथ काम करता है? फेसबुक का रेवेन्यू जनरेशन कहां से आ रहा है? आप समझ में आ गया? तो मतलब जो फ्री सर्विस आपको दिख रही थी, बेसिकली उसके पीछे पहले से कुछ प्लान था। जो ज्यादा पैसे देता उसको बिक जाता। अगर माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा पैसे देता तो उसको बिक जाता, मेटा ने दिए तो उसको बिक गया। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ आपका पूरा सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल है। कैसे? फेसबुक पे आपका मीडिया प्रोफाइल है पूरा, आप उसको जो कुछ शेयर करते हो, आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक्स, आप क्या पसंद करते हो, नहीं पसंद करते हो, कहाँ घूमने जाते हो, क्या खाते हो, सारा कुछ आ गया फेसबुक के ऊपर। फिर आपका व्हाट्सएप पर आप बातें क्या करते हो, वो भी डेटा आ गया। आपकी हेट स्पीच है या नहीं, आप किस पार्टी को पसंद करते हो, नहीं पसंद करते हो, वो सारा डेटा आ गया। और लास्ट में जाके मेटा क्या है? मेटा इज एआई ऑफ दीज टू। मेटा कैसा है? मेटा इज एआई बेस्ड वन। तो अब अगर ये दो को मैं मैप करा दूं एक साथ, तो क्या हो रहा है? हाइपर लोकल एक्टिविटी होती है। हाइपर लोकल एक्टिविटी क्या होती है? अगर मैं बोलूं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में लोग बीजेपी को पसंद करते हैं या आप आपकी पार्टी को, यू कैन पिन पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपका फोन का जीपीएस का डेटा भी है वहां पर और आपके फेसबुक का प्रोफाइल का डेटा भी है। एआई बेस्ड मॉडल्स आपको बता सकते हैं कि इस एरिया से आप जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। एंड दैट्स व्हाई एलन मस्क था, उसने क्या खरीद लिया? ट्विटर। ट्विटर के पास भी ये चीजें का इंफॉर्मेशन था। तो समझा? तो शायद 5 साल पहले किसी ने सोचा था कि ये सब होगा? नहीं। लेकिन जिसने ये सब चालू किया तो उसको पहले से पता था। तो कितने साल उसने लॉस उठाया? इससे भी पहले से बनाया होगा, इससे पहले बनाया भी होगा, बना के टेस्ट किया, प्रोटोटाइप लाया, यूज कराया, लोगों के बीच में गया। इसका मतलब लगातार 7, 8, 10 साल तक लोगों को यूज कराने के बाद अब उसको पता है रेवेन्यू आएगा। तो कितनी लंबी प्लानिंग थी? बिजनेस ऐसे भी हो गए। समझ आया? ठीक। गूगल कैसे पैसे कमाता है? एंड डोंट टेल मी एड। क्लाउड सर्विस। और कैसे? यहाँ पे किसने दिए गूगल को कोई पैसे? यहाँ पे अभी तक किसी ने गूगल को कोई पैसे दिए हैं? बताओ फिर कैसे? स्टोरीज कौन पे करता है? स्पेस के लिए एक लिमिटेड स्टेबल करी जाती है, उसके ऊपर आपको शेयर कर वो 40 रुपए 50 रुपए जो भी मांगते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब वो बात आती है कि 15 GB फ्री, और 15 GB फ्री होने के बाद क्या हो जाता है? पेड। ठीक है, अब लेकिन 15 GB तो भरता नहीं था पहले, अभी जल्दी जल्दी भरने लगा। क्यों भरने लगा? क्वालिटी। मतलब आपका जो कैमरे का जो जूम है, जो स्पेसिफिकेशन है, जो पिक्सल्स है, वो क्या कर रहा है? ज्यादा हाई क्वालिटी इमेज को कैप्चर करता है, सो दैट आपकी एक एक जो पिक है वो कितनी हो गई? MB 50-50 MB, 20-20 MB। और इससे क्या होगा? आपका वो गूगल अकाउंट जल्दी भरेगा, और जब गूगल अकाउंट जल्दी भरेगा तो क्या होगा? भर गया ना क्लाउड पे, अब आपको पैसे पे करेंगे। समझा कुछ? तो जो दिख रहा है फ्री, वो फ्री है नहीं। चलो
गया, खत्म। ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ाया, अब तुम मुझे पढ़ाओगे। आई विल गिव द डिटेल्स कि कौन कौन लोग प्रेजेंट करेंगे हर दिन। एंश्योर कि प्रेजेंटेशन कल शाम तक सबकी बन जाए, जिसको मैं बोलूंगा वो प्रेजेंट करेगा फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। एक दिन कोई छुट्टी है, यू हैव टू टॉक टू भक्ति, आई डोंट हैव टाइम, मैं 14 को जरूर चला जाऊंगा। अगर 2 सेशन कंबाइन करने हैं, किसी के साथ करने हैं, जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो लोगों को बुलाना है, दे हैव टू प्रिपेयर। मैं यहाँ पर